हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा जीए पार्ट थर्ड। हम जो जनरल एनेस्थीसिया पढ़ते हुए आ रहे थे, पार्ट फर्स्ट पढ़ा, फिर सेकंड और आज जो रहेगा पार्ट थर्ड। आज हम बात करेंगे जो इसकी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जैसे कि प्रोपोफोल, उसके बारे में। ठीक है, कुछ बच्चों को पता है प्रोपोफोल अपनी फेवरेट ड्रग भी है, काफी बार इसके बारे में डिस्कस होता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। जनरल एनेस्थीसिया पार्ट थर्ड हम कर रहे हैं बच्चों। डीएसएसबी का पेपर जो आ रहा है, एमसीआरई का जो लगेगा पेपर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोपोफोल से। प्रोपोफोल बहुत ही एक, ये बोला जा सकता है कि बढ़िया ड्रग है। जनरल एनेस्थीसिया जब भी दिया जाता है तो प्रोपोफोल दी जाती है। ठीक है, कुछ सिचुएशंस में केटामाइन भी दी जाती है और अदर ड्रग भी दी जाती है, लेकिन प्रोपोफोल का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी पेशेंट्स को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा उसको एज ए इंड्यूसिंग एजेंट हम प्रोपोफोल प्रेफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोपोफोल के बारे में सारी बात करेंगे। डोज क्या रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन का है, कहाँ दी जाती है, कहाँ नहीं दी जाती, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोपोफोल के केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, फिनोल रिंग होती है। जब केमिकल स्ट्रक्चर इसकी बनाते हैं तो उसमें क्या होती है, फिनोल रिंग, और आइसोप्रोपाइल इसमें ग्रुप होता है। देखो केमिकल नाम इसका क्या रहेगा, 2,6 डाई आइसोप्रोपाइल फिनोल। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लेना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रोपोफोल का केमिकल नाम क्या रहेगा। तो क्या हो गया, 2,6 डाई आइसोप्रोपाइल फिनोल। ठीक है, उसके अलावा प्रोपोफोल इज अवेलेबल एज 1% एंड 2% मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होता है इसका, सफेद दूधिया मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन इसका होता है। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में से पूछा जाता है कि आपको एक वायल देंगे, उसमें व्हाइट कलर का सॉल्यूशन भरा हुआ होगा और पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, तो देख के बताना है क्या है, उस पर लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो क्या है, अभी एमसीआरई 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपली क्या हुआ, एक सिरिंज थी, उसमें भरा हुआ था प्रोपोफोल व्हाइट कलर का सॉल्यूशन, और उसको डायग्राम देके पूछ लिया कि ये क्या है, तो वहां पर क्या था, वो प्रोपोफोल उसका आंसर था। इसलिए फोकस कर रहा हूं इस पे, मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। बोल रहा है प्रिपेयर्ड इन सोयाबीन ऑयल मेकिंग द इंजेक्शन इज पेनफुल। इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी कैसे, कैसे क्या क्या होता है। एक तो होता है इसमें एग्लेसिथिन, एक होता है ग्लिसरॉल, एक होता है सोयाबीन ऑयल, तीन चीज इसमें होती है। यहां पर आया प्रिपेयर्ड इन सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, मतलब इसलिए मेकिंग द इंजेक्शन पेनफुल। इस कारण से इंजेक्शन कैसा होता है, पेनफुल होता है। जब पेशेंट के इंसर्ट किया जाता है तो उस टाइम पे उसमें दर्द होता है। ठीक है, देखो दो टाइप के इंजेक्शन होते हैं, एक होते हैं वाटर बेस्ड, एक होते हैं ऑयल बेस्ड। ऑयल बेस्ड मतलब जिनकी जो थिकनेस रहती है वो ऑयल जैसी रहती है, आपने ऑयल देखा है। वाटर के कंपैरिजन में वो कैसा होता है, थिक होता है। तो जब उसको इंसर्ट किया जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, जहां पर इंसर्ट हो रहा है, वेन में जा रहा है, वहां पर दर्द करेगा, पेनफुल रहेगा। ठीक है, लेकिन वाटर बेस्ड इंजेक्शन जो होते हैं वो ड्यूरिंग इंसर्शन या जब आप लगाते हो उनको आईवी फॉर्म में, उस टाइम पे उनमें दर्द नहीं होता है। देयरफॉर, अब ये दर्द हो रहा है इसके कारण से, देयरफॉर इंजेक्शन ऑफ प्रोपोफोल मिक्स्ड विद लिग्नोकेन। इस कारण से जो लोकल एनेस्थीसिया आईवी फॉर्म में दिया जा सकता है, सभी लोकल एनेस्थीसिया आईवी फॉर्म में नहीं दिए जाते हैं, ध्यान रहे। ठीक है, वरना वो क्या कर सकते हैं, सिस्टमिक साइड इफेक्ट उनके बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो जो लोकल एनेस्थीसिया आईवी फॉर्म में दिया जा सकता है, उस लोकल एनेस्थीसिया को इसके साथ मिक्स करके दिया जाता है, ताकि क्या नहीं हो, आईवी जब आप लगाते हो तो दर्द नहीं हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से क्या हो सकता है कि प्रोपोफोल का इंजेक्शन पेनफुल क्यों होता है, क्योंकि ऑयल बेस होता है, सोयाबीन ऑयल का बना होता है इसलिए। और इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो लिग्नोकेन इंजेक्शन साथ में मिक्स करके किया जा सकता है, दर्द निवारक के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट एक इंजेक्शन आता है जो वाटर बेस्ड होता है। ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा बच्चों, पोस्ट प्रोपोफोल। पोस्ट प्रोपोफोल जो होता है इज ए वाटर बेस्ड प्रिपरेशन बट नॉट वाइडली यूज, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं लिया जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा इंजेक्शन जो है वाटर बेस्ड होता है, तो ऑप्शन 1 दे दे मान लो प्रोपोफोल, ऑप्शन 2 दे दे आपके पोस्ट प्रोपोफोल, और ऑप्शन सी दे दे बोथ और नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, पोस्ट प्रोपोफोल जो रहेगा वो कैसा होता है, वाटर बेस्ड प्रिपरेशन होता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा काम में नहीं लिया जाता ड्यू टू सम साइड इफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रोपोफोल कंटेंस, इंपोर्टेंट है। प्रोपोफोल कंटेंस एग लेसिथिन एंड ग्लिसरॉल। क्या क्या इसके अंदर होता है, एग लेसिथिन होता है और ग्लिसरॉल होता है।
और सोयाबीन ऑयल, अभी पहले बात कर लिया अपन ने, सोयाबीन ऑयल के कारण से पेनफुल इंजेक्शन रहेगा। तो एग लेसिथिन होता है, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर एग है, अब एग क्या होता है, देखो एग हो गया, मिल्क हो गया, सीमन हो गया, ठीक है, ब्लड हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे मीडियम है, ठीक है। दूध में भी फटाफट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा मीडियम है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। वैसे ही अंडा होता है, वैसे ही सीमन होता है, ठीक है, मिल्क मैंने बताया आप लोगों को, और ब्लड, ब्लड में भी क्या होता है, बहुत जल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एक बार बीच में रुक रहा हूं बच्चों, सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखो क्लास अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, और शेयर करने लायक क्लास लगे कि आपके जूनियर्स तक, आपके सीनियर्स तक या कहीं पे पहुंचा सकते हो क्लास को, तो जरूर पहुंचाइए इसको, क्लास को, ताकि उनको भी मदद मिल सके। जिन बच्चे महंगे महंगे कोर्स परचेज नहीं कर सकते पैसे देके, 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए के कोर्स जो बना रखे हैं, ठीक है। मैं जब किसी XYZ कोचिंग में था, उस टाइम बच्चों के कमेंट्स आते थे कि सर मैं ये कोर्स इतने में नहीं खरीद सकता, क्या इसकी रेट्स कम हो सकती या नहीं हो सकती। तो उस टाइम मेरे हाथ में चीजें नहीं थी, ठीक है। लेकिन आज मेरे हाथ में चीजें हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर चीजें डिलीवर कर रहा हूं। तो जिन बच्चों को नीड है, जो बच्चे नहीं परचेज कर पाते हैं महंगे महंगे कोर्स, उनको आप ये जो है क्लास फॉरवर्ड कर दीजिए। क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है आपको, मैं आपसे वादा करता हूं। ओटी टेक्नीशियन की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो, या ओटी टेक्नीशियन का कोई आपका स्टेट लेवल का कंपटीशन हो, या फिर एकेडमिक के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहा हो, आप यूट्यूब भरा पड़ा है क्लासेस से, आप जाइए चारों तरफ क्लासेस देख के आइए, उसके बाद आप मेरी क्लास अटेंड कीजिए। आप बिल्कुल मेरे से कनेक्ट कर पाओगे, जैसे आप लोग हो वैसे ही मैं हूं। जितना हो सकता है उतनी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। हार्ड से हार्ड टॉपिक, जैसे लोकल एनेस्थेटिक, ड्रग्स हम पढ़ते हैं, ड्रग्स बहुत हार्ड टॉपिक्स में से गिना जाता है, ठीक है, लेकिन वो भी मैं आपके लिए बहुत इजी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती वो भी ये याद कर सकते हैं आराम से, इतनी इजी लैंग्वेज में आपके पास में डिलीवर करूंगा। बुक्स भरी पड़ी है आराम से, पता नहीं कितनी बुक्स है जिनमें आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे अभी प्रोपोफॉल हम पढ़ रहे हैं, प्रोपोफॉल आप सर्च करोगे हजारों बुक आपको मिल जाएगी जिनमें प्रोपोफॉल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लेकिन टीचर का मतलब यही होता है कि जो लिखा हुआ है उसको आपको समझा सके, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ज्ञान मेरे में कितना है वो मैं यहाँ बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि भाई साहब ये एक चीज लिखी हुई है और इसको आपको मुझे समझानी है, बस सिंपल सा काम है मेरा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो क्लास को शेयर करो, लाइक कीजिए, और अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फॉलो कीजिए। आप वहां पर मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को वापस रिप्लाई कर सकूं। कई बच्चों के मैसेज आते हैं, क्वेरीज होती है, तो मैं उनके वहां पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, वापस चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो प्रोपोफॉल में क्या था, एग्लेसिथिन थी, ग्लिसरॉल था। एक जो रहता है वो बहुत अच्छा मीडियम होता है किसका, फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि प्रोपोफॉल जो है भाई साहब वो किसका बना हुआ है, एग लेसिथिन और ग्लिसरॉल का बना हुआ है, मतलब इसमें अंडा है। अगर एग इसके अंदर है तो ये अच्छा मीडियम रहेगा बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। मतलब ये है कि जो प्रोपोफॉल का इंजेक्शन रहेगा उसमें भी सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अब सर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया अगर, और आप किसी को आईवी फॉर्म में उसको लगा देते हो, तो भाई साहब उसके तो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फिर क्या करें, तो नहीं लगाना है। कब नहीं लगाना है देखो आगे। एक बार वाइल ओपन होने के बाद में 6 घंटे के अंदर अंदर उसको काम में ले लो। अगर 6 घंटे काम में ले लिया गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर बाद में उसको फेंक देना है। बहुत बार रेफ्रिजरेटर भी करते हैं, फ्रिज के अंदर भी रख देते हैं, उसको लंबे समय तक भी यूज करते हैं, लेकिन सारी चीजें क्लियर हम करेंगे। एग इज ए गुड मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, चांस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ ओपन वाइल आर वेरी हाई, ठीक है। इसलिए हालांकि इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी मिलाए जाते हैं। देखो अभी यहां पर पढ़ेंगे, एक सेकंड थोड़ा ऊपर इसको कर लो। देखो अब क्या हो रहा है, अभी जो रिसेंट फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो नए बनाए जा रहे हैं, नए जो इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं प्रोपोफॉल के, उसमें क्या किया जाता है, ठीक है। ऑल्दो द रिसेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रोपोफॉल कंटेन्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट, उनमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट मिलाए जा रहे हैं। जैसे कौन से, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट कौन से हैं जो प्रोपोफॉल में मिलाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है, क्या है। देखो लाइन टू लाइन चलेंगे, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बताते हुए चलूंगा क्या पूछा जा सकता है। जो एकेडमिक वाले हैं उनको तो पूरा याद करना है भाई। तो
कंटेन्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट लाइक डाई सोडियम एडिटेट और सोडियम मेटाबिसल्फेट। पूरे को मिटा देता हूं, सिर्फ इनको अंडरलाइन करता हूं ताकि याद रहे क्या क्या है। डाई सोडियम एडिटेट और दूसरा क्या है, सोडियम मेटाबिसल्फेट। ये दोनों जो है ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं प्यारे बच्चों, इनको इसमें मिलाया जाता है। लेकिन बट दे ऑल्सो डज नॉट जनरेट इम्यूनिटी, ठीक है, लेकिन ये भी इम्यूनिटी जनरेट नहीं कर पाते अगेंस्ट कंटामिनेशन के अगेंस्ट। इसलिए इनको ऐड करने के बाद भी, किसको ऐड करने के बाद में, डाइसोडियम एडिटेट और सोडियम मेटाबिसल्फेट, इनको ऐड करने के बाद भी चांस रहते हैं कहीं ना कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ के। इसलिए प्रोपोफॉल की वाइल अगर एक बार ओपन हो जाए तो 6 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या कर दो जी, डिस्कार्ड कर दो। अगर उसको डिस्कार्ड नहीं करते हो, इन केस उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई और आपने किसी पेशेंट के लगा दिया तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकती है। नेक्स्ट चलो, देखो ये लाइन यहां लिखी हुई है प्यारे बच्चों, देयरफॉर आफ्टर ओपनिंग इट इज मैंडेटरी टू डिस्कार्ड द प्रोपोफॉल वाइल विद इन 6 आवर। इसलिए 6 घंटे के अंदर अंदर इसको टाटा बाय बाय बोल दो, नहीं करते हो तो दिक्कत कर सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स इसकी क्या बोल रही है जी, फार्मेकोकाइनेटिक्स बोल रही है इंड्यूस जब आप किसी पेशेंट को करते हो तो प्रोपोफॉल दे रहे हैं तो इंडक्शन इज अचीव्ड इन वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन। वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन मतलब 15 सेकेंड। 15 सेकंड वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन क्या होता है, आपने यहां से इंसर्ट किया, वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन पूरी बॉडी में घूमने में उसको कितना टाइम लगा, सीधी बात ये है, ठीक है। या आपने आर्म से लगाया और ये ब्रेन तक पहुंच के अपना काम करने में कितना टाइम लगा रहा है। तो इंड्यूसिंग इज अचीव्ड इन वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन, 15 सेकंड के अंदर अंदर इंड्यूस कर देगा है, ठीक है। और एलिमिनेशन हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, टी हाफ कितना होगा जी, 2 to 4 आवर। देखो कमी है ना, 2 to 4 आवर ये होता है इसका टी हाफ एलिमिनेशन, हाफ लाइफ इसको बोला जाता है। क्लियर है। रिकवरी इज रैपिड एंड एसोसिएटेड विद द लेस हैंगओवर देन थायोपेंटोन। एक ड्रग आप लोगों ने पढ़ी थी थायोपेंटोन सोडियम, जो हमने सबसे सेकंड क्लास में पढ़ाई थी आई थिंक, ठीक है। पहली जीए क्लास फर्स्ट, जीए क्लास सेकंड और ये जनरल एनेस्थीसिया क्लास थर्ड चल रही है आज, ठीक है। तो सेकंड क्लास में मैंने एक ड्रग पढ़ाई थी जिसका नाम है थायोपेंटोन सोडियम। उसके लिए बोल रहा है कि उसके कंपैरिजन में प्रोपोफोल का जो रिकवरी टाइम है वो ज्यादा जल्दी होता है, पहली बात। दूसरी चीज, हैंगओवर जो होता है थायोपेंटोन के कंपैरिजन में क्या है, लेस। हैंगओवर का क्या मतलब होता है, वो हैंगओवर रात को पी ली, सुबह जो है सिर फट रहा है, सिर दुख रहा है, वो वाला हैंगओवर, समझ रहे हो, वो हैंगओवर नहीं। कौन सा हैंगओवर, जब आप किसी पेशेंट के ड्रग लगाते हो थायोपेंटोन तो उसका इफेक्ट लंबे समय तक रहता है, वो पूरा उसका इफेक्ट खत्म होने के बाद भी थोड़ा बहुत अगर इफेक्ट रहता है तो वो दिखता है, सर चकराना, ठीक है, चक्कर या नोजिया वोमिटिंग, ऐसे जो साइन होते हैं हैंगओवर के, ठीक है। तो ये जो है प्रोपोफोल के साथ में बहुत कम है थायोपेंटोन कंपैरिजन में। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डोज कितनी रहेगी साहब, 2 mg पर kg इसकी डोज होती है। समझ में आया क्या, चलो नेक्स्ट है जी मेटाबॉलिज्म। कहां पर ये मेटाबोलाइज होता है, प्रोपोफॉल मेनली मेटाबोलाइज इन लीवर। इंपॉर्टेंट है, पूछ ले कोई कहां पर मेटाबोलाइज होता है, लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है। पर कुछ अमाउंट कहां पर मेटाबोलाइज होगा, इसका एक्स्ट्रा हिपेटिक मेटाबॉलिज्म आल्सो अकर इन किडनी। और एक्स्ट्रा हिपेटिक भाई ज्यादातर तो कहां पर हो रहा है, हिपेटिक पार्ट लीवर के अंदर मेटाबोलाइज हो रहा है, लेकिन कुछ पार्ट जो रहेगा इसका वो कहां पर मेटाबोलाइज होगा, किडनी में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रोपोफॉल का मेटाबॉलिज्म कहां पर होता है, सर लीवर में भी होता है और किडनी में भी होता है। ज्यादा कहां होगा, लीवर में, और किडनी में जो भी बचा 30% 20% वो कहां पर होगा, किडनी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, ए पार्ट ऑफ प्रोपोफॉल इज आल्सो मेटाबोलाइज इन लंग्स। लेकिन कुछ पार्ट जो है मामूली सा वो कहां पर मेटाबोलाइज होगा, ए पार्ट ऑफ प्रोपोफॉल आल्सो मेटाबोलाइज इन लंग्स के अंदर में मेटाबोलाइज होगा। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे प्रोपोफॉल कहां पर मेटाबोलाइज होता है या प्रोपोफॉल का मेटाबोलिज्म कहां होता है। ऑप्शन 1 दे दिया लीवर, ऑप्शन बी दे दिया आपको जो है किडनी, ऑप्शन सी जो दे दिया आपको लंग्स, और ऑप्शन डी दे दिया नन ऑफ दीज।
ऑल ऑफ दीज करता तो आप आंसर कर देते ऑल, कि भाई सर लीवर में भी हो रहा है, किडनी में भी हो रहा है और आपका लंग्स में भी हो रहा है। लेकिन आपको तो नन ऑफ दीज दे दिया भाई, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं क्या करोगे, इनमें तो लंग्स में भी हो रहा है सर, किडनी में भी हो रहा है और आपका लीवर में भी हो रहा है। अब क्या आंसर करोगे, तो देखो यहां से आंसर करोगे मेनली मेटाबोलाइज इन लीवर, लीवर के अंदर मेनली मेटाबोलाइज हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, लीवर। उसके बाद किडनी है, उसके बाद लंग्स है, तो मेनली कहां हो रहा है आपका लीवर में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर। और अगर देखो हालांकि ऐसा है, जो एम्स जैसा एक जो संस्था है वो ऐसी काम नहीं करती है कि आपको कंफ्यूज करे या कोई फालतू के सवाल पूछे, ठीक है, वहां पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सवाल आते हैं और आपको उनका आंसर बिल्कुल तरीके से देना, चुपचाप पढ़ो चुपचाप आंसर करो, फालतू का दिमाग उसमें लगाना ही नहीं होता आपको। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एम्स 100 में से ऐसे देता है, मैक्सिमम 10, जिनमें आपको जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट के नहीं है उनको छोड़ो, रीजनिंग जीके मैथ उनकी बात नहीं कर रहा, उन 10 क्वेश्चन जो देता है सब्जेक्ट में, उन 10 क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना होता है, बाकी में कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा आंसर करना आपको। और वो जो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो भी होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाए तो 100% गलत करके आओगे। मेरे साथ कैसा होता है, सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है आप लोगों को, ज्यादातर चीजें मेरे सामने जो भी सवाल आता है मेरे को कई बार ऐसा लगता है मैंने यार इतना इजी कैसे पूछ लिया, वही गलत हो जाता है फिर मेरे। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप 1 क्लिक में आंसर आ रहा है, करो, खत्म बात। और नेगेटिव कम करने की कोशिश करना, जितना हो सके नेगेटिव करने की कोशिश कम करना, ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन में तुक्के लगाओ, बाकी मत लगाओ। तुक्के किन में लगाने हैं, कई बच्चे पूछते तुक्के किन में लगाए, तुक्के हमेशा उस क्वेश्चन में लगाए जिसमें आप जो है 4 आपके ऑप्शन है उसमें से 2 को आप उड़ा सके, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही नहीं है, आपको पता है श्योर हो आपकी दो दो तो नहीं है, और जो 2 बचे उनमें आप कंफ्यूज नहीं हो कि यार ये होगा या ये होगा ये होगा, ऐसे क्वेश्चंस में तुक्के लगाए। तुक्के का मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 4 और ऐसा आंख बंद करके 3 पे लगा देता हूँ, ऐसे तुक्के नहीं लगते, ठीक है, तुक्के तरीके से लगते हैं। तो पार्ट ऑफ प्रोपोफॉल ऑल्सो मेटाबोलाइज इन लंग्स। उसके बाद में क्लियरेंस रेट इज 10 टाइम मोर रैपिड देन थायोपेंटोन। थायोपेंटोन को काम में नहीं लिया जाता है एज ए इंड्यूसिंग एजेंट, किसको काम में लिया जाता है, प्रोपोफॉल को। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है, एक तो ये कि क्लियरेंस रेट बहुत ज्यादा हाई है, 10 टाइम ज्यादा, मतलब बॉडी से फटाफट एग्जिट मारती है। उसके अलावा टी हाफ 2 to 4 आवर ही है, प्रोपोफॉल का 2 से 4 घंटे ही है, लेकिन थायोपेंटोन का कितना है, 10 घंटे है, 10.5 घंटे, 10.4 आवर। पीएच भी थायोपेंटोन का कितना है, 10.4 आवर, और आपका टी हाफ भी कितना है इसका, 10.4 आवर, दोनों ही 10.4 आवर है। ओ सॉरी 10.4 आवर तो टाइम है और पीएच इसका 10.4 है, मैं पीएच के आगे भी आवर लगा रहा हूँ, ठीक है, पीएच के आगे नहीं, ओनली टाइम के आगे जो टाइम की वैल्यू रहेगी वो घंटे में आवर में रहेगी, ठीक है। तो क्लियरेंस रेट कितनी है, 10 टाइम मोर रैपिड देन थायोपेंटोन, देयरफॉर रिकवरी इज रैपिड, इसलिए रिकवरी क्या है, बहुत रैपिड होती है इसकी। उसके अलावा ऑल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोफॉल आर इनएक्टिव, जितने भी इसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कोई एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, मतलब बॉडी में जाके कोई कारीगरी नहीं करते, वो अपना दिमाग नहीं लगाते, चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। अगर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एक्टिव होते हैं तो फिर वो साइड इफेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ, या अपना कार्य कुछ ना कुछ कार्यक्रम वो जरूर करके जाते हैं, ठीक है। इसके कोई मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कोई भी एक्टिव नहीं है, बने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बने और एक्सक्रीट हो गए, खत्म बात। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है साहब सिस्टेमिक इफेक्ट। सिस्टेमिक इफेक्ट का मतलब होता है कि बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन सिस्टम पे जाके इफेक्ट क्या क्या कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कस हम करेंगे। तो सबसे पहला आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जाके क्या करेगा भाई साहब, ये हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब बीपी, बीपी कम करेगा जी, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, ये कम करेगा। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र, ये कार्डियक सिस्टम। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या कर रहा है, एपनिया कर रहा है। एपनिया का मतलब क्या रहता है जी, सांस प्रॉपर नहीं आना, ठीक है। तो इंसिडेंस ऑफ एपनिया इज हायर
देन थायोपेंटोन, थायोपेंटोन के कंपैरिजन में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये क्या करता है, ज्यादा करता है। देखो ये कार्यक्रम ज्यादा कर रहा है थायोपेंटोन कंपैरिजन में। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज मोर सीवियर एंड प्रोलॉन्ग देन थायोपेंटोन, थायोपेंटोन के कंपैरिजन में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ज्यादा लंबे समय तक है और ज्यादा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज मोर सीवियर एंड प्रोलॉन्ग देन थायोपेंटोन। नेक्स्ट, प्रोपोफोल इंड्यूस ब्रोंकोडायलेशन इन सीओपीडी पेशेंट। ब्रोंकोडायलेशन, ब्रोंकस को डायलेट करना मतलब फैला देना, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्रोंकस को सिकुड़ा देना, ब्रोंको डायलेटर मतलब ब्रोंकस को फैला देना। अरे नहीं हो, देखो तुमने है ना पढ़ी नहीं क्या यार, जिन्होंने पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी थोड़ा देखिए। ये ऐसे फिर ऐसे, सही बात है क्या, और फिर आगे फिर ऐसे। एक सेकंड रुकिए, जरा सब्र कीजिए। ऐसे, अरे सही बोला क्या, और फिर इधर रफली डायग्राम बना रहा हूं लंग्स का, ठीक है, रफ डायग्राम। ये क्या हो गई जी, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, फिर इसके आगे ब्रोंकियोल, फिर उसके आगे एल्वलाई। ऐसे ही तो होता है, ये एनाटॉमी है। अब ये क्या बोल रहा है यहां पर बोल रहा है ब्रोंको डायलेशन कर देगा। क्या कर देगा, ब्रोंकोन को डायलेट मतलब फैला देगा इनको, और किनमें, सीओपीडी के पेशेंट में। मतलब सीओपीडी के पेशेंट में आप प्रोपोफॉल आराम से काम में ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया क्या समझ में, एनाटॉमी पढ़ा करो भाई थोड़ी बहुत, ठीक है। मैं भी पढ़ाऊंगा तुम्हारे को यार, एनाटॉमी पढ़ाऊंगा। मेरे को क्या, पहले खुद बढ़िया ढंग से पढ़ूंगा ताकि मैं तुम्हें और अच्छे से बता सकूं। क्लियर है। देखो हालांकि मैं पढ़ा तुम्हें कुछ भी सकता हूँ, मैं तुम्हें मैथ भी पढ़ा सकता हूँ, बस शर्त इतनी है कि मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा और उसका टाइम नहीं है। बाकी पढ़ाने में तो पढ़ा ही सकते हैं। पढ़ाने का एक ही मतलब होता है मेरी नजर में, पढ़ाने का सिर्फ इतना मतलब होता है आगे वाले को समझ में आना चाहिए। अब आप उसको कैसे पढ़ाते हो, तुम रट के पढ़ाओ, देख के पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओ, आगे वाले को समझ में आना चाहिए, बस इसका मतलब ही पढ़ाना है। नेक्स्ट चलते हैं, हम कहां तक थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहां तक की बात हो गई थी। नेक्स्ट, अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम ही चल रहा है। डिप्रेशन ऑफ अपर एयरवे रिफ्लेक्स इज मोर देन थायोपेंटोन, थायोपेंटोन के कंपैरिजन में अपर एयरवे के रिफ्लेक्स जो होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा डिप्रेस होते हैं, मतलब उनका काम करना कम कर देते हैं। डिप्रेशन ऑफ अपर एयरवे रिफ्लेक्स इज मोर देन थायोपेंटोन एंड देयरफॉर it is preferred for surgery done under laryngeal mask airway without muscle relaxant, LMA, लेरिंजियल मास्क एयरवे। अगर किसी पेशेंट को आप इंट्यूबेट नहीं कर सकते हो, मतलब उसके एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डाल सकते हो, उस कंडीशन में हम एलएमए यूज कर सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी कंडीशन में, ऐसे भी काम में ले सकते हैं। एलएमए का मतलब होता है लेरिंजियल मास्क एयरवे। एयरवे की मैंने क्लास नहीं ली है अभी तक, जब भी एयरवे क्लास लूंगा उस टाइम पढ़ा दूंगा। तो एलएमए अगर लगाते हो तो एलएमए कहां लगाया जाता है, ओरोफेरिंग्स में, ठीक है, मुंह में आप लगा रहे हो, और ईटी ट्यूब कहां लगा रहे हो, ट्रेकिया में। तो ईटी ट्यूब को ट्रेकिया में लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मसल रिलैक्सेंट देना पड़ता है। लेकिन एलएमए को लगाने के लिए किसी भी प्रकार का मसल रिलैक्सेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये है कि रिफ्लेक्स आते हैं। अरे तुम सुबह सुबह ब्रश करते हो या टंग क्लीनर से टंग क्लीन करते हो, तो थोड़ा सा टंग क्लीनर पीछे जाता है तो अपने को रिफ्लेक्स आते हैं, उपकारी आती है रिफ्लेक्स। तो वो रिफ्लेक्स तो भाई साहब एलएमए लगाओगे तब भी आ सकते हैं। लेकिन प्रोपोफोल क्या कर रहा है, प्रोपोफोल अपर एयरवे रिफ्लेक्स को क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है। डिप्रेशन ऑफ अपर एयरवे रिफ्लेक्स इज मोर देन थायोपेंटोन, थायोपेंटोन के कंपैरिजन में अपर एयरवे के रिफ्लेक्स जो है वो ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। इसलिए जब आप प्रोपोफोल लगाने के बाद में एलएमए लगाते हो तो रिफ्लेक्शन नहीं आते हैं, उबकारियां नहीं आती है। देयरफॉर it is preferred for surgery done under laryngeal mask airway without muscle relaxant, बिना मसल रिलैक्सेंट के भी आप जो है एलएमए लगा सकते हो और उसमें सर्जरी करवा सकते हो। बस एलएमए की एक ही समस्या है, एयर लीकेज हो सकती है ईसोफेगस में। ईटी ट्यूब में तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी साहब, ईटी ट्यूब हम लगा रहे हैं सीधा ट्रेकिया के अंदर, तो वहां से लीकेज के चांसेस नहीं होते हैं। कहां पर लगाते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं वैसे, ये ट्रेकिया,
ठीक है, ये डिवाइड हो रही है कैरेना से और ये इधर लंग्स आ गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप एंडोट्रेकियल ट्यूब कहां पर लगा रहे हो, यहाँ पर। एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ, दिखाई दे जाएगा क्या यार ये ले लेता हूँ ये। तो यहां पर आप लगा रहे हो ईटी ट्यूब। ठीक है, फिर ये ऐसे कफ जो है ये ऐसे हो जाएगा। सही बात है, कुछ इस तरीके से एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा रहे हो, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गई। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब में तो क्या चांस रहते हैं आपके, मतलब एयर जो है लीकेज के चांसेस नहीं होते हैं ईसोफेगस में, लेकिन एलएमएम में चांसेस रहते हैं साहब। नेक्स्ट चलो, उसके बाद में आता है सेरिब्रल सिस्टम। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा हो गया हमारा कि क्या क्या साइड इफेक्ट वहां पर हो रहे थे। अब सेरिब्रल सिस्टम पे क्या कर रहा है, डिक्रीज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ ब्रेन एंड इंट्राक्रैनियल टेंशन। डिक्रीज मतलब कम कर देगा मेटाबॉलिक रेट को, और उसके अलावा किसकी, मेटाबॉलिक रेट ऑफ ब्रेन। ठीक है, और इंट्राक्रेनियल टेंशन आईसीटी, इंट्राक्रेनियल टेंशन को भी क्या कर देगा, ये कम कर देगा। उसके बाद में आंखों पे जाके क्या कर रहा है, नैना तेरे नैना, आंखों पे जाके क्या कर रहा है, रिड्यूस इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, ऑक्यूलर मतलब आंखों का, प्रेशर मतलब प्रेशर। तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। कितना, 30 से 40% तक इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को ये रिड्यूस करने का काम करेगा। अगर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा होता तो क्या करते, तो सर जो पेशेंट ऐसे होते ग्लूकोमा वाले या फिर जिनके ऑलरेडी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ, वहां पर हम इसको काम में नहीं लेते। पहले प्रेशर बढ़ा हुआ, इसको काम में लो, ये और प्रेशर बढ़ा देगा, आंखें बाहर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है साहब जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, अब यहां पर क्या करेगा, प्रोपोफोल एक्ट एज पोटेंट एंटी इमेटिक एजेंट। एंटी इमेटिक का मतलब होता है वो दवाइयां जो उल्टी को रोकने का काम करती है, उनको हम बोलते हैं एंटी इमेटिक। ठीक है, तो प्रोपोफोल जो है एक्ट करेगा कैसे, जैसे कि ये उल्टी को रोकने वाली दवाई है, पोटेंट एंटी एमेटिक की तरह रिएक्ट करेगा, इवन मोर इफेक्टिव देन ऑन्डेंसेट्रोन फॉर पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग। ये बोल रहा है कि भाई साहब उल्टी को रोकने का ये काम करता है, एज ए एंटीमेटिक काम करता है। और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड मतलब सर्जरी के बाद वाली बात कर रहा कि सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ओंडेंसेट्रोन एक ड्रग का नाम होता है यहाँ पर, ओंडेंसेट्रोन ये एंटीमेटिक क्लास की ड्रग होती है। जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं, थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी हॉस्पिटल के बाहर से भी गुजरे होंगे ना, तो भी उनको पता होगा एंटीएमेटिक होती है ओंडेंसेट्रोन नाम की, एमसेट जिसको बोलते हैं। उससे बढ़िया काम करता है प्रोपोफोल, कहां पर, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग में। समझ में आया क्या, ये हुई प्रोपोफोल के बारे में, सिस्टेमिक इफेक्ट के बारे में बात। बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। पूछ ले कि प्रॉपर्टी बताइए भाई साहब, क्या प्रोपोफोल की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऑप्शंस दे दे, एंटीमेटिक दिखे, आंसर करो। आंखों के साथ क्या करेगा, नैना, नैनो के साथ क्या करेगा, तो भाई साहब इंट्राओक्यूलर प्रेशर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सेरिब्रल सिस्टम के बारे में पूछ ले कि भाई साहब सेरिब्रल सिस्टम पे क्या करेगा, तो आईसीटी को कम करेगा, मेटाबॉलिक रेट को कम करेगा। इधर पूछ ले आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ क्या करेगा, सर एयरवे रिफ्लेक्स जो है उनको कम करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जी। नेक्स्ट आ जाओ, यूजेस। प्रोपोफोल को कहां कहां पर यूज लिया जाता है जी, ये पूछ रहा है। तो यूजेज, बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्टर हाफ लाइफ, मतलब शॉर्ट मतलब छोटी हाफ लाइफ, इट इज द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग के एज ए इंड्यूसिंग एजेंट इसको काम में लिया जाता है, ये अपने को सबको पता है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ इट्स अर्ली एंड स्मूथ रिकवरी, ये अर्ली मतलब जल्दी, स्मूथ मतलब बड़े ही आराम से, मतलब एक तो होता है कि वापस रिकवरी हो रही है तो उल्टियां हो रही है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर डायरिया हो गया, ठीक है, जी मिचला रहा है, मतलब नोजिया हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसी कंडीशनें हो रही है। लेकिन इसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, स्मूथ रिकवरी है वापस से। तो बिकॉज ऑफ अर्ली एंड स्मूथ रिकवरी, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स मतलब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, एंड एंटी एमेटिक इफेक्ट, और इसका एंटी एमेटिक इफेक्ट भी होता है, मतलब उल्टी को रोकने वाली दवाइयों जैसे भी इफेक्ट करता है। इट इज द आईवी एजेंट ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है पूरा का पूरा पैराग्राफ,
ये तो पूरा का पूरा ही क्या है जी, इंपॉर्टेंट। इसमें प्रोपोफोल में क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से पूछूं, मैं तो पूछूं यहां से, मैं हूं एग्जामिनर तो मैं तो पूछूं यहां से बिल्कुल तरीके वाला। अगर किसी ने प्रोपोफोल पढ़ा होगा तो उसको ये बातें तो जरूर पता होगी। और अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और अगर ये भी नहीं आए ना, इसका मतलब ये है कि प्रोपोफोल को उसने छुआ ही नहीं है, ठीक है। और अगर ये किसी को आता है इसका मतलब ये है कि छुआ गया उसने तो पूरा ही बढ़िया से पढ़ दिया। बिकॉज ऑफ अर्ली एंड स्मूथ रिकवरी, पहली बात। दूसरी, इनएक्टिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। तीसरी, एंटीएमेटिक इफेक्ट है। चौथी, आईवी एजेंट ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी। अगर कोई पूछ ले आपसे कि डे केयर सर्जरी में कौन सी ड्रग जो है प्रिफर रहेगी एज ए इंड्यूसिंग एजेंट, डे केयर सर्जरी का मतलब क्या होता है जी? डे केयर सर्जरी का मतलब होता है कि आज आपने पेशेंट को ऑपरेट करा और शाम को तो उसको घर भेज दिया, टाटा बाय बाय, बात घर पे जाइए। थायोपेंटोन के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी पेशेंट को थायोपेंटोन दिया है और आपने उसको घर भेज दिया, उसका टी हाफ होता है 10.5 घंटे, उस वो जाके गाड़ी चलाने रहेगा, ड्राइविंग करने लग गया, तो थायोपेंटोन में हम बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट काम नहीं करने देना है जैसे ड्राइविंग, और वो जाके ड्राइविंग करने लग गया, कहीं ठोक ठाक दी, तुम्हारे बात आ जाएगी भाई साहब इसको थायोपेंटोन दी, फिर घर क्यों भेजा। लेकिन प्रोपोफोल के साथ ये दिक्कत नहीं है, जिस दिन ऑपरेट करो आप घर पे भेज सकते हो, डे केयर सर्जरी में यूज लिया जा सकता है। या फिर जैसे आज आपने ऑपरेट किया तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उसको घर भेज दो, मतलब कम समय के लिए स्टे हॉस्पिटल में करना पड़ेगा, मतलब करना रहता है। नेक्स्ट, प्रोपोफोल इन्फ्यूजन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सेडेशन इन आईसीयू। और क्या काम भाई, एक काम तो ये हुआ, एक काम तो क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। हमने बोला कि शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, फिर उसके बाद में ये बोला यूजेज में। तीसरा हम क्या बोल रहे हैं कि एज ए प्रोपोफोल इन्फ्यूजन देके काम में लिया जाता है आईसीयू में सेडेशन के लिए, ठीक है, ताकि पेशेंट सोता रहे। डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, हालांकि काफी डाइल्यूट कर लेते हैं इसको एनएस में। उसके बाद में इट इज द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इंड्यूसिंग इन सस्पेक्टेड या फिर सक्सेप्टेबल इंडिविजुअल फॉर मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ऐसा पेशेंट जिसको आपको लग रहा है या हो सकता है उसके क्या हो, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो, तो वहां पर पेशेंट को इट इज द एजेंट ऑफ चॉइस, ठीक है, ये एजेंट ऑफ चॉइस रहेगा आपके मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। क्लियर है क्या? आपको लग रहा है कि ऐसा कार्यक्रम हो सकता है? ये हो गई यूजेस के बारे में बात। और भी है क्या आगे? और भी यूजेस है नहीं, एडवांटेज आ गए, ठीक है। तो यूजेस ये इंपॉर्टेंट सारे यूजेस मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो ये जो मैंने गोला बनाया है, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है जी एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ प्रोपोफोल और थायोपेंटोन के, थायोपेंटोन के कंपैरिजन में इसके एडवांटेज क्या है। थायोपेंटोन को काम में नहीं लिया जाता है, ड्रग को थायोपेंटोन थायोपेंटोन बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। एकेडमिक वालों के तो शायद आई थिंक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ना तुम लोग, ठीक है, क्या पता पूछ लिया जाए। पूछ लिया जाए शॉर्ट नोट ऑन थायोपेंटोन तो क्या बोल जाएगी तुम्हारी वहां, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। जब चीजें मिल रही है तो यूज लो। तो एडवांटेज क्या है? पहला, रैपिड एंड स्मूथ रिकवरी है किसकी? प्रोपोफोल की। दूसरा, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से, कितनी देर में? इन 4 आवर, 4 घंटे के अंदर अंदर। देयर फोर पेशेंट इज एम्बुलेटरी अर्ली, इसलिए पेशेंट क्या होता है, जल्दी से जग जाता है, स्मूथली जग जाता है। उसके अलावा एंटी एमेटिक इफेक्ट इसका होता है, जो कि मैंने बताया, एंटी पायरेटिस का इफेक्ट होता है, और एज ए ब्रोंको डायलेटर की तरह भी ये वर्क करता है। ये हो गए एडवांटेज थायोपेंटोन के कंपैरिजन में। क्लियर है? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब प्रोपोफोल आपने दी तो क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, उनको हम डिसएडवांटेज बोलते हैं। पहला डिसएडवांटेज, एपनिया इज मोर प्रोलॉन्ग्ड एंड लॉन्गर। एपनिया जो होता है मोर प्रोफाउंड एंड लॉन्गर, मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग एपनिया इसके अंदर होता है और लंबे समय तक रहता है, प्रोफाउंड होता है। हाइपरटेंशन इज मोर सीवियर, सॉरी हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी का कम हो जाना, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इज मोर प्रोलॉन्ग्ड एंड सीवियर, ठीक है, या फिर मोर सीवियर। इंजेक्शन इज पेनफुल, सर ऑयल बेस होता है इंजेक्शन, इसलिए क्या रहता है इसके अंदर, क्या होता है, ऑयल, तो इसलिए इंजेक्शन पेनफुल रहेगा। नेक्स्ट,
सॉल्यूशन इज लेस स्टेबल, 6 घंटे के तक की स्टेबल रहता है, उसके बाद में उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज ही है। आपने कोई दवाई बनाई, इतनी मेहनत से बनाई, इतना पैसा उसके अंदर लगाया, और उसके बाद में एक बार ओपन करने के बाद 6 घंटे बाद कार्यक्रम खत्म, तो दिक्कत वाली बात है यार। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट बोल रहा है चांस ऑफ सेप्सिस विथ कंटामिनेटेड सॉल्यूशन इज हाई। सेप्सिस का मतलब होता है सीधा सीधा ब्लड का इन्फेक्शन हो गया किसी भी फॉर्म में, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया चला गया हो तो कैसे जाएगा इसमें, बैक्टीरिया कैसे जाएगा। चांस ऑफ सेप्सिस विथ कंटामिनेटेड सॉल्यूशन, कंटामिनेटेड सॉल्यूशन मतलब जो आपने प्रोपोफोल दिया है उसके अंदर क्या है जी, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ हो रखी है, तो वो चांस ज्यादा रहते हैं अगर 6 घंटे के अंदर अंदर काम में आपने नहीं लिया तो चांस ऑफ सेप्सिस विथ कंटामिनेटेड सॉल्यूशन आर हाई। उसके अलावा मायोकोलोनियल एक्टिविटी में अकर, मतलब बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं मायोकोलोनियल एक्टिविटी जो है देखी जा सकती है। नेक्स्ट सेक्सुअल फैंटेसीज, ये लो भाई आपकी बात आ गई क्या। अब देखो देखो ध्यान से देख रहा है जो, पढ़ ले। सेक्सुअल फैंटेसीज एंड हेलुसिनेशन आर एडिशनल साइड इफेक्ट। सेक्सुअल फैंटेसी और हेलुसिनेशन जो है वो एडिशनल साइड इफेक्ट है इसके प्रोपोफोल के, तो प्रोपोफोल के साथ में ये भी देखा जाता है, ठीक है। फैंटेसीज जो है थोड़ी कम हो जाती है, हेलुसिनेशन भी इसमें अंदर देखा जाता है। विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है या फिर ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी हो सकता है। विजुअल मतलब दिखाई देने वाली चीजें, कि कुछ है ही नहीं और इसको दिखाई दे रहा है, मतलब विजुअल हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब आपने कुछ बोला ही नहीं, उसको सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है इन द सेंस कि आपने कोई और बात बोली और उसको कुछ और समझ में आ रहा है और वो कुछ और बोल रहा है कि देखो वो ऐसे ऐसे बोल रहा है मेरे बारे में, तो हेलुसिनेशन है, ठीक है। हेलुसिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मति भ्रम। तो तुम्हारी मति भ्रम नहीं हो जाए। नेक्स्ट प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम, ये भी क्या है, एक साइड इफेक्ट है, किसका, डिसएडवांटेज है मतलब ये प्रोपोफोल का। प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम, इन्फ्यूजन सिंड्रोम नाम से पता लग रहा है, इन्फ्यूजन मतलब आप आईसीयू के अंदर इन्फ्यूज कर रहे हो उसको लंबे समय तक, एज ए सिरिंज पंप या इन्फ्यूजन पंप से आप उसको दे रहे हो, ठीक है। इट इज रेयर, ये बहुत रेयर होता है, बट इट इज बहुत रेयर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। इट इज रेयर बट इट इज ए लेथल कॉम्प्लिकेशन। इट इज यूजुअली सीन इफ, ये कब देखी जाती है, जब प्रोपोफोल इन्फ्यूजन इज कंटिन्यूअस फॉर मोर देन 48 आवर्स। ये जब देखी जाती है जब आप प्रोपोफोल किसी पेशेंट को दे रहे हो और दे रहे हो, कब तक, 48 आवर्स तक अगर आप देते रहते हो तो तब देखा जाता है, उसको बोला जाता है प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, नहीं आया तो वापस देख लो। हम प्रोपोफोल के साइड इफेक्ट देख रहे थे, उसमें एक साइड इफेक्ट हमने देखा क्या, प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। कब होता है, अगर आप लंबे समय तक प्रोपोफोल को दिए जाते हो इन्फ्यूजन पंप की मदद से, तो प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है। कब, इट इज यूजुअली सीन प्रोपोफोल इन्फ्यूजन इज कंटिन्यूअस फॉर 48 आवर्स। अगर आप 48 आवर्स तक लगातार देते हो तो प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है। इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, ये बहुत कॉमन होता है किनमें, बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर। क्लियर है क्या। नेक्स्ट चलो जी, अब आता है जी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कहां पर काम में नहीं लेना होता, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है कहां देना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब कहां नहीं देना है, मतलब प्रोपोफोल कहां नहीं देना है, ठीक है। पहला बात आता है आपके ऑब्स्ट्रक्टिव में, मतलब फीमेल्स में आप कहां कहां पर काम में लेते हो। द प्रीवियस रिकमेंडेशंस ऑफ नॉट यूजिंग प्रोपोफोल इन प्रेग्नेंट पेशेंट, कि प्रेग्नेंट फीमेल में पहले ऐसा बोला जाता था कि काम में मत लो, ठीक है, प्रीवियसली रिकमेंडेड बात है। लेकिन न्यू स्टडीज हैव शोन दैट, लेकिन नई स्टडीज जो है उनमें देखने को मिला है, नई स्टडीज जो हुई उनमें ये देखने को मिला है कि आप प्रोपोफोल दे सकते हो, ठीक है। न्यू स्टडीज हैव शोन दैट एट द डोजेज यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग प्रोपोफोल डज नॉट अफेक्ट द अपगार। ये अपगार क्या होता है जी, भाई नई स्टडी ये बोल रही है, देखो पुरानी स्टडी क्या बोल रही है, पुरानी बोल रही है प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ नॉट यूजिंग, कि काम में मत लो, कहां पर, प्रेग्नेंट पेशेंट में। लेकिन न्यू स्टडीज हैव शोन दैट एट द डोजेज यूज फॉर इंड्यूसिंग प्रोपोफोल डज नॉट अफेक्ट अपगार।
लेकिन नई स्टडी बोल रही है कि आप आराम से प्रोपोफोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये अपगर क्या है? जिन बच्चों ने एमसीक्यूज की क्लासेस नहीं देखी है, कृपया करके जाके देख ले। मैंने एक दिन पढ़ाया है अपगर क्या होता है। अभी बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं। जब नए कोई न्यू बेबी बोर्न होता है तो उसमें ये चीजें देखी जाती है, ठीक है। अपीयरेंस देखा जाता है उसका, ग्राइमेस देखा जाता है उसका, ठीक है, कलर देखा जाता है उसका, ग्राइमेस का मतलब कलर। तो ये सारी चीजें देखी जाती है, मतलब पल्स है या नहीं है, रिफ्लेक्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बॉडी का कलर कैसा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। उसको हम किस में कंसिडर करते हैं? अपगर में। और अपगर पूरा स्कोर होता है। एक अलग से मैं काम करूंगा, शॉर्ट्स डाल दूंगा, शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा, ये यूट्यूब पे कर दूंगा और एक रील भी अपलोड कर दूंगा अपगर की, तो उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ऐसे तो तुम रील बढ़िया देख लेते हो। देयरफॉर ये मतलब है करीबन 4-5 मिनट का टॉपिक है अगर पढ़ाने लगो तो। एक क्वेश्चन करवाया था मैंने भी कुछ दिन पहले एमसीक्यूज का, उसमें मैंने पूरा बता रखा है, मेरे को जहां तक याद है। तो एक बार वो देख लेना आप लोग, उस इस बहाने आप लोग पुरानी क्लासेस भी देखोगे। देयरफॉर कैन बी सेफली यूज इन प्रेगनेंसी, इसलिए आप प्रेगनेंसी में जो है आप सेफली इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात लैक्टेशन की। लैक्टेशन मतलब जो है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है मदर बच्चे को। द अमाउंट secreted in breast milk is too low that propofol can be safely used during breastfeeding. breastfeeding के दौरान भी प्रोपोफोल जो है आराम से काम में ले सकते हैं। मतलब 100 बातों की एक बात क्या है कि आप प्रेगनेंसी में भी प्रोपोफोल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिखा हुआ ना, कैन बी सेफली यूज ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ? देयरफॉर कैन बी सेफली यूज्ड इन प्रेगनेंसी। आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट बोल रहा है। अब देखो हमने यहां पर क्या देखा, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन कहां पर नहीं देना ये देखा। तो हमने पहले ऑब्स्टेट्रिक पढ़ा जिसमें बताया कि पहले नहीं देते थे अब दे रहे हैं। फिर ये साथ साथ ही हमने लैक्टेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं और कहां नहीं देना। तो पेशेंट विथ एग एलर्जी, अगर मान लो किसी पेशेंट के अंडे की एलर्जी है तो क्या वहां पर दे सकते हैं क्या? तो पूरा पढ़ना फिर समझ में आएगा तुम्हारे। ये बोल रहा है कि सिंस एग एलर्जी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्रॉम एग वाइट, की जो एग अंडे की जो एलर्जी होती है, ठीक है, वो हमेशा देखी जाती है किससे? एग वाइट से देखी गई है। एग एलर्जी जो है ऑलवेज फ्रॉम एग वाइट मतलब एल्बुमिन से, नॉट फ्रॉम एग लेसिथिन, मतलब लेसिथिन से नहीं देखी गई है। और इसमें अपने प्रोपोफॉल में क्या होता है? सोयाबीन ऑयल होता है, ग्लिसरॉल होता है और एग लेसिथिन होता है, ठीक है। तो एग लेसिथिन से नहीं देखा गया। विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम योक, जो कि कहां से प्रिपेयर होता है? योक से प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन अब आगे देखो, ये वाली बात तो बिल्कुल नॉर्मल बात बोली इसने। अब ये देखो, हिस्ट्री ऑफ एग एलर्जी इज नॉट। अब जब किसी पेशेंट के अंडे की एलर्जी है, 100 बातों की एक बात तो लास्ट में बताऊंगा, पहले सुनो। अगर किसी पेशेंट के अंडे की एलर्जी है तो पूरे पूरे चांस है किससे हो रही है? वो एग व्हाइट से हो रही है, एल्बुमिन से हो रही है ज्यादातर केसेस में। एग लेसिथिन से बहुत कम केसेस में देखी जाती है। हिस्ट्री ऑफ एग एलर्जी इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर प्रोपोफोल। प्रोपोफोल के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब आप उसको दे सकते हो। हाउएवर it is advisable to not use propofol in patient with history of anaphylactic to egg। लेकिन आगे ये बात भी बोली गई है, लेकिन मान लो किसी पेशेंट के अंडे की एलर्जी है तो आप फिर उसमें जो है मत दो उसको। तो 100 बातों की एक बात क्या है कि अगर किसी पेशेंट के अंडे की एलर्जी है तो नहीं देना है, सीधी बात। ये जो ऊपर जो बातें बोली है ना, ये वाली बातें, ये सारी घुमाने वाली बातें, ठीक है, कि ज्यादातर जो है ऑलवेज फ्रॉम एग वाइट से देखा जाता है, लेसिथिन से नहीं देखा जाता। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ एग एलर्जी इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कि अंडे की एलर्जी की हिस्ट्री है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड वो नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर ये बोल रहा है कि अगर किसी पेशेंट के अंडे की एलर्जी है तो इट इज एडवाइजेबल टू नॉट नॉट यूज प्रोपोफॉल इन पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेसिस टू एग, कि अगर किसी पेशेंट के एग की एलर्जी की हिस्ट्री रही है तो फिर उसमें मत दो, ठीक है। तो इसने पहले बात बताई कि देखो हालांकि अंडे से कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से दे सकते हो, लेकिन फिर भी आप जो है उड़ता तीर क्यों ले रहे हो जी? मत दो ना यार, क्या दिक्कत है? ऐसी बात। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है पेशेंट विथ सोया एलर्जी। अगर मान लो किसी पेशेंट के सोयाबीन की एलर्जी है, ठीक है, सोया की एलर्जी है,
तो सोया एलर्जी कैन सेफली रिसीव प्रोपोफॉल। अगर किसी पेशेंट के सोयाबीन की एलर्जी है या सोया की एलर्जी है, सोयाबीन बोल रहा हूँ क्योंकि अपन नॉर्मल लैंग्वेज में ये यूज करते हैं, तो वहां पर फिर एक काम करो, वहां पर उसको मत दो, ठीक है, उसको अगर दो तो भी बहुत सेफली। ये हो गई कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये हुई साहब अपने प्रोपोफॉल के बारे में पूरी बात। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ड्रग इटिमिडेट। उससे पहले प्रोपोफॉल की अपनी बात जो है कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूं प्रोपोफॉल आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों हर एग्जाम में प्रोपोफॉल से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, कंफर्म पूछा जाता है। अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट कर देना, अपन कमेंट में जो है आगे की कहानी जो है पूरी कर देंगे। मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, जो कमेंट्स मतलब जिनको आंसर देना चाहिए उनको आंसर भी मैं करता हूं, तो आप लोग आराम से कमेंट मुझे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जी इटिमिडेट। नेक्स्ट ड्रग आती है जी इटिमिडेट। इट इज ऑल्सो एक्ट थ्रू गाबा। ये कहां पर गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करता है। ये यहां पर एक चीज लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो एक्ट थ्रू गाबा। ऑल्सो एक्ट मतलब ये भी गाबा रिसेप्टर पे वर्क करता है। तो और कौन करता है? प्रोपोफॉल भी गाबा रिसेप्टर पे वर्क करता है। एडवांटेज देखो, क्या एडवांटेज है इसका। इट इज मोर कार्डियक स्टेबल। बहुत ही बढ़िया कार्डियक स्टेबल ड्रग होती है ये। मोर मोस्ट कार्डियक स्टेबल ड्रग अमॉन्ग ऑल आईवी एजेंट। सभी आईवी एजेंट के कंपैरिजन में, चाहे वो प्रोपोफॉल हो चाहे वो केटामाइन हो, उनके कंपैरिजन में जो है बहुत ही बढ़िया कार्डियक स्टेबल ड्रग ये होती है। ठीक है, मिनिमम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है इसके साथ में, तो मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। उसके बाद नो हिस्टामिन रिलीज, मतलब एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इट डिक्रीज द आईसीटी, इंट्राक्रेनियल टेंशन को डिक्रीज करती है। ऑलमोस्ट 50% पेशेंट के अंदर आईसीटी को ये क्या करती है? डिक्रीज करने का काम ये करती है इटिमिडेट। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मोस्ट कार्डियक स्टेबल आईवी एनेस्थीसिया या आईवी ड्रग, तो क्या आएगा आपके? इटिमिडेट। 2025 का जो पेपर हुआ था आपके एमसीआरई 2025, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा घुमा के पूछा था लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट साइड इफेक्ट देख लेते हैं, इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, जी मचलाना हो सकता है। हाई इंसिडेंट ऑफ मायोकोलोनस, मतलब इसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस देखने को मिल सकते हैं आपको। इंजेक्शन इज पेनफुल, जब आप इस इंजेक्शन को लगाओगे तो पेन रहेगा, दर्द रहेगा। ठीक है। हाई इंसिडेंट ऑफ थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। थ्रोम्बोफिलिबाइटिस का मतलब क्या होता है? जिस जगह से आप इंसर्ट कर रहे हो, जहां पर आप लगा रहे हो, जिस वेन से लगा रहे हो, मान लो आपने यहाँ कैनुला लगा रखा है या फिर यहाँ कैनुला लगा रखा है, जहां पर कैनुला लगा रखा है वहां से इंसर्ट करते हो, वहां पर रेडनेस हो जाती है। ठीक है, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस हो जाता है वहां पर। जब कैनुला लंबे समय तक लगा रह जाता है तब भी थ्रोम्बोफिलिबाइटिस हो जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोफोब एक क्रीम आती है फिर वो लगाई जाती है, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट, इट कैन कोज विटामिन सी डेफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट रहेगा, ध्यान रहे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा आईवी एनेस्थेटिक एजेंट है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी करता है, तो कौन करेगा? इट इज कोज विटामिन सी डेफिशिएंसी। इटिमिडेट जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी यहां पर करता है। और क्या है साइड इफेक्ट? ठीक है, एक सेकंड बच्चों, और क्या है साइड इफेक्ट? सर हिचकियां चल सकती है, हिचकियां चलना बहुत कॉमन है इटिमिडेट के साथ में। ठीक है, मैं कोज इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट फंक्शन। प्लेटलेट फंक्शन को क्या करेगा? ये इनहिबिट करता है, कम करता है। नो एनाल्जेसिक, दर्द निवारक के रूप में काम नहीं करता। क्लियर है? तो ये हुए इसके साइड इफेक्ट। आगे देखते हैं यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इटिमिडेट इज द इंट्रावेनस एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस फॉर एन्यूरिज्म सर्जरी। एन्यूरिज्म सर्जरी का मतलब होता है कि जैसे ब्लड वेसल्स हुई, उनमें ऐंठन आ गई, वो जो सर्जरी होती है उनको एन्यूरिज्म सर्जरी बोलते हैं। मैं डायग्राम लेना भूल गया, माफी चाहता हूं। कोशिश करूंगा कि जो पार्ट 4 आएगा, अभी भी कुछ कुछ ड्रग बची हुई है। केटामाइन कहां पढ़ाया अभी आपके? बेंजोडाइजेपिन्स नहीं पढ़ाए अभी, तो वो जब मैं लूंगा अगली क्लास में तब मैं डायग्राम ले लूंगा। ठीक है, अगर मेरे को नहीं याद रहे तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं ले लूंगा, पक्का बता दूंगा मतलब आप लोगों को। और नहीं भी बताऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है सीधा गूगल कर लेना, आपको डायग्राम दिख जाएगा। इटिमिडेट इज द इंट्रावेनस एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस फॉर
एन्युरिज्म सर्जरी एंड पेशेंट विद कार्डियक डिजीज, और पेशेंट के मान लो कार्डियक डिजीज है और उसकी सर्जरी करना जरूरी है, तो एज ए इंडिविजुअल एजेंट किसको काम में ले सकते हैं? इटिमोडेट को काम में ले सकते हो, क्योंकि मोस्ट कार्डियक स्टेबल ड्रग है, इसलिए एज ए कार्डियक डिजीज में भी इसको काम में लिया जाता है एज ए इंड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चले, पूरा ही हो गया क्या? लो जी, लो जी प्यारे बच्चों, पूरा हो गया। तो ये हो गए अपने प्रोपोफोल के बारे में बात और इटिमोडेट के बारे में बात। दोनों ही जो है आपके आईवी एनेस्थीसिया होती है। बच्चों उम्मीद करता हूं जो ये सीरीज चल रही है अपनी जनरल एनेस्थीसिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करना क्लास को और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना क्लास को। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर जाइए फॉलो कीजिए। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस, थैंक यू।